जय हिंद दोस्तों। फिर से आपके लिए हाजिर हैं। सोनू प्रणव आपका स्वागत करता है आपके आपके चैनल सोनू प्रणव। आज का वीडियो में फिर से हम लोग सेट प्रैक्टिस जो लेकर आए हैं, जो कि आपके PYQ पे आधारित है और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके आने की संभावना है। कुछ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्रॉस सेट करने का फ़ायदा क्या है, तो इससे पहले हम ये बता दें आपको कि आपका सारा सब्जेक्ट का रिवाइज फुल रिवाइज आपको करवा देते हैं हम सिर्फ सेट से ही। ठीक है, तो बस आपको ज़्यादा देरी का वीडियो भी नहीं हम शूट करेंगे, क्योंकि हम लोग 30 मिनट में कोशिश करेंगे 30 से 35 मिनट में ख़त्म कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन इसमें 20 प्रश्न करते हैं। कमेंट में बताइएगा किनका किनका 20 प्रश्न हो गया है। ठीक है, तो ये टॉप 30 जी के GS है बिहार SSC इंटर लेवल के लिए। और ये जरूरी नहीं है कि SSC इंटर लेवल में ही काम देगा, आपका कोई भी यदि वन डे एग्जाम दे रहे हैं सब में आपको ये काम देने वाला है। सब में आपका क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा। इससे देखने के लिए हाल फिलहाल में भी दरोगा का जो एग्जाम हुआ है, जो हाल फिलहाल में जो दरोगा का एग्जाम हुआ, उसमें मात्र जब हम 4 वीडियो ही अपलोड किए थे उसी समय दरोगा का जब एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट में यदि बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन उसमें मैच किया था। और यदि हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन मैच किया था, जो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए और जो हम बोलते हैं उसको आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, नोट करते चाहिएगा जो बोलते हैं और जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, जो कि आपके HW था। ये क्या था? आपका HW था। इसका आंसर क्या होगा? पेन ले लेते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल के घटक नहीं है। क्लोरोफिल है लेकिन उसका घटक नहीं पूछ रहा, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पे भी हम लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ये हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? एक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही, सॉरी, ये हो जाएगा क्या? कैल्शियम। क्लोरोफिल बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए ये हो जाएगा क्या? कैल्शियम हो जाएगा आपका। क्लोरोफिल का घटक नहीं है ये। ठीक है, ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम, जो कि आपका HW का क्वेश्चन था। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कौन सा है। आज का क्वेश्चन में देख लिया है कि पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि आपका ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है। जो ग्रीनलैंड है वो किस देश का भाग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किससे है, किसका भाग ये है, या फिर पूछ दे कि किससे संबंधित है। चाहे क्वेश्चन जैसे पूछ दे आपको बना देना। तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा डेनमार्क से संबंधित है। क्या है? डेनमार्क से संबंधित है। ठीक है, ये डेनमार्क से संबंधित है। ये आर्कटिक और अंटार्कटिक के पास में डेनमार्क पड़ता है। यदि बात किया जाए डेनमार्क, तो ये डेनमार्क की राजधानी यदि पूछ लिया जाए, यदि इसकी राजधानी पूछ लिया जाए तो आपकी कहाँ है इसकी राजधानी यदि पूछ लिया जाए, तो ये आपका नूक है। क्या है? नूक। नूक है इसकी क्या? राजधानी। और इसकी बड़ा नगर भी है। ठीक है, यदि पूछ लिया कि सबसे बड़ा नगर नूक है और राजधानी भी इसका नूक है। यदि ग्रीनलैंड के बारे में यदि पूछ लिया जाए, ग्रीनलैंड के बारे में यदि पूछ लिया जाए, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। बड़ा द्वीप है विश्व का। यदि पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो ग्रीनलैंड है, जो कि आपको बर्फ ही बर्फ मिलता है यहाँ पे। ठीक है, क्या मिलता है? बर्फ ही बर्फ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका ये निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। ये पूछा है सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है। ये बोलना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कहीं पे कोई देश अपना एशिया कॉन्टिनेंट में इतना कंट्री मानता है, कोई इतना कंट्री मानता है, सबका अलग अलग कुछ उसको काउंट कर लेता है, कोई उसको काउंट कर लेता है। लेकिन फिर भी हम आपको ये बता दिया जाए कि यदि बात किया जाए, ये पूछ रहा है सबसे अधिक किस में है, तो सबसे अधिक आपका अफ्रीका में है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कितना है अफ्रीका में? तो अफ्रीका में टोटल 54 कंट्री है। कितना है? 54 देश है, 54 कंट्री है। कितना है? 54 कंट्री है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंट्री किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में है। किसमें? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका है। कितना है? तो 54 कंट्रीज है, 54 देश है। ठीक है, यदि और अफ्रीका से यदि बात कर लिया जाए, महाद्वीप कितनी है टोटल? महाद्वीप कितनी है टोटल? तो 7 महाद्वीप है। कितनी महाद्वीप है? यदि पूछ लिया जाए कि महाद्वीप कितनी है टोटल, तो 7 महाद्वीप है। यदि पूछ लिया जाए आपसे कि ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका वो कौन सा ऐसा महादेश है जिससे कि तीनों रेखा गुजरती है? तीनों रेखा कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है? अफ्रीका की यदि बात करें तो इस तरीके से आपका मैप है अफ्रीका का। ठीक है, अफ्रीका का बात करें तो इस तरीके से आपका मैप बन जाता है अफ्रीका का रफली। ठीक है, और इससे तीनों रेखा गुजरती है। कौन कौन रेखा? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कौन कौन रेखा? कर्क रेखा, कर्क
रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। विषुवत को क्या बोलते हैं? इक्वेटर, और मकर रेखा हो गया इसका आंसर, ठीक है। सॉरी, मकर रेखा, मकर का याद कैसे रखें? देखिए बीच में तो विषुवत रेखा, बीच से विषुवत, बीच से विषुवत, ये याद रखिएगा। कर्क ऊपर, जैसे कि हम लोग पता है कि इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है, तो ऊपर इंडिया कहाँ है? ऊपर में है, ठीक है, ऊपर में इंडिया है, तो कर्क रेखा ऊपर और मकर रेखा नीचे होती है, ठीक है। उसके बाद यदि बात कर लिया जाए, ये तो अफ्रीका हो गया, और इसको अंध महाद्वीप भी क्यों बोला जाता है? अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों बोला जाता है? तो क्योंकि इसको कोई लोग बोलते हैं यहाँ तीनों रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है, तो इसलिए यहाँ सूर्य की रोशनी विषुवत रेखा बीच बीच गुजरती है, तो सूर्य की रोशनी सीधा यहाँ काले लोग होते हैं अफ्रीका के। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका ये रीजन नहीं है। इसका रीजन अंध महाद्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ की जो आंतरिक खोज हुई थी, अफ्रीका की तो खोज हुई थी, लेकिन आंतरिक खोज जो हुई थी वो लेट से हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि खोजने में यहाँ पे लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। क्योंकि यदि बात कर लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अफ्रीका के यहाँ इस एरिया में क्या है, इस एरिया में क्या है? थार है, क्या है? सॉरी, सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, या फिर मरुस्थल बोलते हैं, या रेगिस्तान बोलते हैं, स्थल बोलते हैं, या फिर रेगिस्तान बोलते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का यदि बात करें तो सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। यदि पूछ लिया जाए विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका ये सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ये कहाँ में है? तो अफ्रीका में है, इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में अफ्रीका में है। और यहाँ पे यदि लोग जो यूरोप, यहाँ पे आसपास यूरोप कहाँ है? यहाँ पे अफ्रीका का यदि स्थिति पूछ ले, लोकेशन पूछ ले, तो आपका यूरोप से क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। और एशिया से बात करें तो आपका पश्चिम हो जाएगा, एशिया से बात करें तो पश्चिम हो जाएगा, यूरोप से बात करें तो आपका ये हो जाएगा दक्षिण दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और एशिया से यहाँ पे आपका हो जाएगा दक्षिण, होगा यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे आपका एशिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया भी आ जाता है आपका, यहाँ पे, ठीक है, इंडिया यहाँ पे आ जाता है। तो ये एशिया आपका यहाँ से चीन नीचे आ जाता है, श्रीलंका है, ताइवान इस साइड में आ जाएगा, फिर चाइना उधर आ जाएगा, ठीक है। तो यदि बात कर लिया इसका अफ्रीका के, तो अंध महाद्वीप, क्योंकि जो यूरोप से सब आ रहे थे खोजने, इजिप्ट से, तो वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा था? मरुस्थल मिल रहा था, क्या मरुस्थल मिल गया। तो यहाँ पे आया तो देखा कि यहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू है, बालू ही बालू है, तो वो यहाँ से रिटर्न फिर चल गया, फिर नहीं खोजने के। फिर एक बार कुछ दिन के बाद फिर आते हैं, ऐसे दिया जाते हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो फिर देखते हैं कि यहाँ के लोग के बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून होते हैं, तो वो डर के भाग जाते हैं और बोलते हैं कि फिर वहाँ से चल जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे नहीं हो पाया था, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाया था। यदि बात कर लिया जाए यहाँ पे, और ये बहुत अभी पिछड़ेपन पे है, ठीक है, ये क्या है? पिछड़ेपन है, ये अभी विकासशील देश भी नहीं है। यहाँ पे अफ्रीका है जो एक अभी विकसित, मतलब न विकसित है, ये अभी विकास की ओर चल रहा है, ठीक है। अविकसित देश के घंटे में थोड़ा सा दिक्कत, औद्योगिक क्रांति यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे थोड़ा सा और क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ औद्योगिक उतना क्षेत्र नहीं है कि इस पर डेवलप किया गया है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ? नहीं होता है। चलिए यदि बात कर लिया जाए तो यहाँ पे अफ्रीका की, तो ये अफ्रीका से एक ये भी पूछता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन सी ऐसी नदी है जो कि आपका विषुवत रेखा के 2 बार काटते है? तो वो एक कांगो नदी है, क्या है? एक कांगो नदी है, कांगो, और एक लिम्पोम नदी है, लिम्पो नदी है, जो कि आपको विषुवत रेखा को क्या करती है? 2 बार काटते हैं, विषुवत रेखा को 2 बार काटते हैं। और यदि भारत में बात कर लिया जाए कि कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो माही नदी है। कौन सा नदी है? माही नदी है, जो कि भारत में है, माही नदी, माही नदी जो कि भारत में है, भारत में है, ठीक है, भारत में माही नदी है, ठीक है। ये कांगो नदी, लिम्पो नदी की बात कर लिया जाए तो विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, ठीक है। चलिए यदि बात कर लिया जाए कि अफ्रीका कितना नंबर कॉन्टिनेंट पे, यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, एरिया के हिसाब से, तो अफ्रीका आपका कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे है, ठीक है। कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे है, ठीक है। चलिए अब बात कर लिया जाए कि ये तो अफ्रीका की कंट्री हो गई थी, ठीक है, अफ्रीका की कंट्री। और बाकी अफ्रीका पे अभी डिस्कस करें तो बहुत लंबा क्लास चल जाएगा, लेकिन और भी हम नेक्स्ट बार अफ्रीका आएगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये अफ्रीका यदि पूछ जाए किसमें देश सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। उसके बाद यदि बात कर लिया जाए तो एशिया में कितना है? तो एशिया में आपका 44 है, 44 है। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र है वो किसको मानता है? जो संयुक्त राष्ट्र है वो किसको मानता है? वो 49 को मानता है, 49 देश को मानता है एशिया में, ठीक है। उसकी मान्यता प्राप्त है कितनी की? 49 कंट्री की, ठीक है, 49 कंट्री की। लेकिन ऐसे देखा जाए तो रियलिटी में आपका 44 कंट्री मिलता है, लेकिन वो इसको मानते हैं क्योंकि कोई कोई ऐसा कंट्री है जो कि आपका, जैसे मान लीजिए कि रूस है, रूस कहाँ है? इधर भी है, आपका इजिप्ट में, यूरोप में भी है, यूरोप में भी है, और आपका एशिया में भी है। तो ये आपका मतलब कि कोई कोई कंट्री है, जैसे अब चीन है जो ताइवान को मानता है कि मेरा हक है, लेकिन ताइवान बोलता है कि नहीं, मैं अलग एक देश है,
लेकिन वो बोलता है कि नहीं रिपब्लिक ऑफ चाइना है ताइवान। तो इस तरीके से विवाद को लेकर आगे पीछे होता है संख्या, लेकिन ये एशिया में यदि माना जाए तो जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र है वो क्या क्या मानता है 49 और ऐसे 44 देश है। यूरोप की यदि बात किया जाए, यूरोप की बात किया जाए तो ये 46 है, ठीक है। कहीं पे 51 भी आपको गोल भी मिल सकता है, कहीं 51 54 भी मिल सकता है, लेकिन आपको ऐसे बात किया जाए तो वो 46 है। उसके बाद यदि बात किया जाए उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की यदि बात किया जाए, उत्तरी अमेरिका की यदि बात किया जाए तो 29 देश है, ठीक है 29 देश है। लेकिन यदि आप गूगल पे जाइएगा तो आपको 23 मिलेगा, 23 मिलेगा, ठीक है। लेकिन 29 देश है। यदि आप ऑप्शन के अनुसार दोनों हम बता दे रहे हैं ताकि आप ऑप्शन के अनुसार टिक कर लीजिएगा, तो आपका 23 भी मिल सकता है, या ऐसे बात किया जाए तो 29 है। लेकिन यदि गूगल पे आप सर्च कीजिए तो आपको 23, कहीं 26, कहीं 27 दिखाएगा, लेकिन ऐसे 23 दिखाएगा और या फिर 29 दिखाएगा। 29 है जो कि है इसका अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का। उसके बाद यदि और इसमें तो आपका 4 देश हो गया, लेकिन अभी इसमें क्या 3 और बच रहा है, ठीक है 3 और बच रहा है। तो बात कर लें आपका दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का बात कर लें, अमेरिका का बात कर लें तो यहाँ कितनी है, तो आपकी दक्षिणी अमेरिका में कितनी है, दक्षिणी अमेरिका में आपकी यदि बात कर लिया जाए तो आपका 15 कंट्री है। कितना है 15 कंट्री है, 15 देश दक्षिणी अमेरिका में। यदि आपकी बात कर लिया जाए ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ओसानिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओसानिया, ओसियान भी बोलते हैं, ये ओसानिया भी बोलते हैं, ठीक है ओसानिया भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लिख दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, सुनिएगा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं किसको ओसियान को, ठीक है ओसियान को, ओसियान को, ठीक है ओसियान को या ओसियान को, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये क्यों ओसियाना ही कंट्री है, लेकिन इसको ऑस्ट्रेलिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा देश है, बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाएगा। तो बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, तो ऑस्ट्रेलिया में आपका 14 है, कितना है 14 है। यदि इसमें बात किया जाए तो आपका 14 है, 14 देश है, ठीक है। और यदि इसमें बात किया जाए, यदि आपके क्षेत्रफल के हिसाब से कॉन्टिनेंट को भी यदि पूछता है कि क्रमबद्ध तरीका से सरिया दो, यानी क्रमबद्ध तरीका से सरिया, तो यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाएगा एशिया, सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा एशिया क्षेत्रफल के हिसाब से। यदि बात किया जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे पहले नंबर पे आएगा एशिया, दूसरा नंबर पे आएगा अफ्रीका, तीसरा नंबर पे यदि आपका बात करें तो आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर पे यदि बात किया जाए, चौथा पे तो यह आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा नंबर पे बात किया जाए, पांचवा नंबर पे बात किया जाए तो आपका आ जाएगा, पांचवा नंबर पे बात किया जाए तो आपका आ जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है अंटार्कटिका, यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन सुन लीजिएगा अंटार्कटिका। और यदि छठा नंबर बात किया जाए तो यूरोप, यूरोप। और सातवां नंबर पे यदि बात किया जाए, सातवां नंबर पर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया या ओसानिया, ओसानिया या ओसेनिया, ओसिनिया या ओसानिया, या आता है कितना नंबर, ये ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं उसको, तो सातवां नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। ये तो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया, कितना नंबर क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया। इसी को यदि बात कर लें जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या से हिसाब से तो एशिया तो पहला नंबर पर रहेगा ही, अफ्रीका दूसरा नंबर पर रहेगा ही, लेकिन यूरोप जो है वो तीसरा नंबर पर आ जाएगा। यूरोप है जो इसका जगह ले लेगा, किसका जगह तीसरा नंबर ले लेगा, बाकी फिर सब वैसे ही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद फिर ये जो है अंटार्कटिका है, ये सबसे नीचे चल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ जाएगा। यानी कि पहला नंबर पे यदि बात किया जाए तो एशिया, दूसरा नंबर पे बात किया जाए तो अफ्रीका, तीसरा नंबर पे बात किया जाए तो यूरोप, चौथा नंबर पे बात किया जाए तो उत्तरी अमेरिका, पांचवा नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, और छठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सातवां नंबर पे ये अंटार्कटिका। ये क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये वाला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करा जाए तो निम्न में से कॉफी उत्पादक क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक में पूछ रहा है कि नहीं है, ये है सब कॉफी का ही क्षेत्र, ये है आप सबका कॉफी का ही क्षेत्र, लेकिन पूछ रहा है कर्नाटक में कौन नहीं है। तो कर्नाटक की बात किया जाए तो कौन नहीं है, तो ये आपका भी चिक्कामंगलुरु भी है कर्नाटक में, पूर्वी कर्नाटक में बाबा बुदनगिरी की पहाड़ी, याद होगा कहाँ है कर्नाटक में, जैसे भी याद रहेगा कि बाबा बुदन भी कहाँ है कर्नाटक में है। और ये पुल नोज जो है ये आपका कहाँ है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है कि कर्नाटक में जो नहीं है, तो कर्नाटक में कौन नहीं है, पुनलेज तमिलनाडु, यानी कि यही इसका ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं। यदि मान लीजिए ये भी आपको याद रहेगा तो आप ऐसे मार दीजिए कि पूछा नहीं तो नहीं, यही है तो यही इसका आंसर है, बाकी सब कर्नाटक में होगा। ये पूरे भारत का कितना परसेंट, तो 11% ये का कॉफी का उत्पादन करता है, कितना परसेंट 11% आपका कॉफी उत्पादन करता है पुलनोज तमिलनाडु का में है, ये पूरे भारत के लिए 11% उत्पादन करता है। यदि बात किया जाए कर्नाटक में, कर्नाटक में यदि बात कर लिया जाए तो कर्नाटक ये आपका 53% करता है, 53% लगभग के आसपास, आगे पीछे हो सकता है, लगभग लगभग के आसपास ये 53% भारत का उत्पादन करता है कॉफी में, ठीक है। यदि बात कर लिया जाए केरल भी कॉफी उत्पादन करता है तो वो कितना करता है, तो केरल की बात कर लिया जाए, केरल का
केरल का बात कर लिया जाए तो ये 28% आपका उत्पादन करता है कॉफी का। कितना परसेंट? 28% उत्पादन करता है कॉफी का। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। ये तो आपका हो गया। ये याद रखिएगा, बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, चिक्कामंगलुरु कर्नाटक में, ये पुलिनोज जो है, पुलिनोज ही क्या है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्न में से हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल पार करती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय माउंटेन्स रेंज डज द अटल टनल क्रॉस? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। ये पूर्वी पीर पंजाल, ये सब क्या है, हिमालय का क्षेत्र, हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, पूर्वी पंजाल, पूर्वी पीर पंजाल, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। यदि पूछा जाए सबसे दक्षिणतम भारत कौन सा है, तो सबसे उत्तरी में कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे उत्तरी में काराकोरम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सबका पार्ट है। लेकिन आपका पूछ रहा है कि पर्वत श्रेणी ने जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसमें से अटल टनल किसको पार करती है? ये पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। और यदि बात किया जाए तो ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के आसपास है। कहाँ है? हिमाचल में है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी के ऊपर स्थित है। कुल्लू घाटी के ऊपर स्थित है। ठीक है, कहाँ है? कुल्लू घाटी के ऊपर स्थित है। और ये बात किया जाए तो ये विश्व का क्या है? विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग, राजमार्ग सुरंग है। क्या है? सुरंग है, राजमार्ग सुरंग है। क्या है? राजमार्ग सुरंग है। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय मार्ग नहीं, राजमार्ग पूछ रहे हैं। राजमार्ग सुरंग है, विश्व का सबसे बड़ा सुरंग है। कौन? तो ये आपका अटल टनल। क्या है? अटल टनल। ये आपका राजमार्ग सुरंग सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा सुरंग राजमार्ग है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। और इसकी उद्घाटन कब हुई थी? इसके उद्घाटन की यदि बात कर लिया जाए तो ये आपका कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा कि कब हुई थी। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? हम लोग थोड़ा तेज करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कितना तेज कर पाते हैं। सभी के लिए एक, ये देखो, ये अधिराज्य का मतलब होता है, देखो अधिराज्य का मतलब होता है क्या, कि सभी के लिए एक न्याय होना चाहिए, और सभी के लिए एक तंत्र, न्याय तंत्र होना चाहिए, और सभी के लिए एक राज्य होना चाहिए। ये नहीं कि उसके लिए अलग विधि विधान, उसके लिए अलग विधि विधान होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, ये अधिराज्य का मतलब होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन में कहाँ पे है? तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। इसका आंसर क्या होगा? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए क्या हो जाएगा? एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सभी के लिए एक राज्य होना चाहिए और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए। इसके हिसाब से आप ऐसे रख सकते हो कि इसका मतलब ये है कि सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए। इसका हम लोग आर्टिकल 14 में यदि देखा जाए, आर्टिकल 14 और 14 में आपका समता का अधिकार है। कितना है? अनुच्छेद 14 में आप देखिएगा तो समता का अधिकार है। समता का अधिकार आपका अधिकार है, समता का अधिकार, जो कि हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 ये क्या है? समता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, और इसी के अंतर्गत इसको लाया गया था। इसमें बताया गया था सब नागरिक को समान अधिकार है। लेकिन यहाँ पे कभी अपवाद भी है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए तो इनके लिए अपवाद है। ठीक है, वो अपने पद पे रहेंगे तो उनके लिए कुछ स्पेशल होता है। तब हम लोग जब डिस्कस करेंगे, ये पढ़ाएंगे थ्योरी में, तो आपको पूरी डिस्कस कर देंगे। लेकिन अभी इसी पे डिस्कस करने लेंगे तो पूरा टाइम, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। आपको आर्टिकल ये बस पता है, समता का अधिकार ह्यूमन फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 14 में है, और इसमें ये बताता है सबका समान अधिकार है, सबका समान अधिकार है न्याय के लिए। ये नहीं कि हम मर्डर किए तो मेरे फांसी नहीं होगा, वो मर्डर किया तो उसको फांसी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए समान। लेकिन कुछ कुछ अपवाद है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन के लिए अपवाद होता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि पंचायती संस्थाओं को 29वां कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? ये सूची दी गई थी, तो याद रखिएगा इसका अनुच्छेद, यदि पंचायत की बात किया जाए तो 243 में वर्णन किया जाता है। कितना? 243 में वर्णन किया जाता है, और ये 243 के न में भी है, 243 के न में भी आपको इसका वर्णन किया जाता है। और अनुच्छेद इसका बात कर लिया जाए, अनुच्छेद 40 में भी इसका वर्णन किया जाता है, अनुच्छेद 40 में भी इसका वर्णन किया जाता है, जो कि आपका क्या है? गठन के बारे में, पंचायती राज का गठन के बारे में यदि बात किया जाए, गठन के बारे में, तो आपका 40 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, लेकिन यदि इसकी
राज्य व्यवस्था की, पंचायती व्यवस्था की बात किया जाए तो आपको 243 में की गई थी। कितना में? 243 में की गई थी, और 243 न में भी की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, न भी पूछे तो पंचायती राज से है, या 243 भी पूछे तो पंचायती राज से है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि 29 कार्य जो है उसकी सूची अनुच्छेद के तहत किसमें दी गई थी? तो ये आपका हो जाएगा, आपका दी गई थी, दी गई, गई जी से ग और जी से ग, तो इसका याद रखिएगा अनुच्छेद 243 जी में। कितना? अनुच्छेद 243 जी में। यदि बात करी जाए, ये तो हो गया दी गई, लेकिन यदि बात करी जाए अनुच्छेद 243 एफ में क्या था? एफ में क्या था? एफ में सदस्यों का वर्णन किया गया था, पंचायती राज के सदस्यों का वर्णन किया गया था। सदस्य का वर्णन किया गया था आपका, सदस्य के बारे में इसकी प्रावधान दिया गया है, पंचायत के सदस्य के बारे में प्रावधान दिया गया है आपका एफ में। एफ से याद है फीमेल, फिर एफ से फीमेल, फीमेल मेल सदस्य होगा, फीमेल चाहे मेल, करके सदस्य के बारे में। अनुच्छेद 343 ई में बोला जा रहा है, इसमें समय अवधि के बारे में बताया गया था, समय अवधि के बारे में बताया गया था आपका 243 ई में। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद, ई फॉर एवरी टाइम, एवरी टाइम मतलब समय, एवरी टाइम मतलब क्या होता है? समय। तो समय अवधि के बारे में, पंचायत की राज व्यवस्था के बारे में इसमें बताई गई थी, समय अवधि के बारे में 243 ई में। अनुच्छेद 243 एच की बात किया जाए, इसमें क्या बताया था? इसमें आरोप के बारे में, पंचायत के द्वारा क्या हुआ था? आरोप लगाने के बारे में, आरोप के बारे में, आरोप के बारे में प्रावधान दिया गया है, आरोप के बारे में प्रावधान दिया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यदि बात किया जाए तो ये पंचायती राज व्यवस्था कितना 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था उसके द्वारा किया गया था। और ये पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय दोनों आया था। इस तरह कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? ये कब पारित हुआ था नागरिकता संशोधन? इसमें क्या था? इसमें ये हुआ था कि नागरिकता संशोधन, जैसे कि जो होते थे अफगानिस्तान होते थे, पाकिस्तान होते थे, बांग्लादेश होते थे, ये सबसे जो देश से लोग जो आते थे, जैसे बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के जो लोग आते थे, उनको मतलब कि क्या नागरिक देने का प्रावधान लाया गया कि उसको एक नागरिकता दिया। यदि आप चाहता है कि यहाँ पे आए तो उसको एक नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एट पास, कब हुआ था? अमेंडमेंट कब हुआ था इसका? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 दिसंबर 2019। क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 2019। यदि बात किया जाए कि ये 10 दिसंबर को, यदि बात किया जाए 10 दिसंबर को ये क्या हुआ था? लोकसभा में पास हुआ था, लोकसभा में पास हुआ था, लोकसभा में पास हुआ था। यदि बात किया जाए 11 दिसंबर को बात किया जाए, ये राज्यसभा में पास हुआ था, 11 दिसंबर के बाद राज्यसभा में पास हुआ था। ठीक है, राज्यसभा में पास हुआ था। ठीक है, राज्यसभा में पास हुआ था। और यदि बात कर लिया जाए तो ये 12 दिसंबर को हुआ था, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, राष्ट्रपति क्या कहते, इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, नियुक्ति कर दिए थे इसकी प्रावधान को। तो आपको यदि पूछ रहा है कि ये कानून कब पारित हुआ, तो ये आपका 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हो। ये तो 10 दिसंबर को लोकसभा में हुआ था, 11 दिसंबर को राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया था। तो यही पूछ रहा है कि पारित कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1919 में हुआ था, और राष्ट्रपति इसको हस्ताक्षर कब किए थे, तो ये आपका 12 दिसंबर को किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान के संशोधन के बिल से हुई थी? किस संविधान के संशोधन के बिल से हुई थी, ये पूछ रहा है 73वां। अभी हम बता देंगे कब हुआ था, कैसे क्या हुआ। ये बिल की बात करें किस बिल से शुरुआत हुई थी, तो ये आपका 64वां हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा? 64वां हो जाएगा, 64वां बिल से इसकी संवैधानिक की दर्जा, इसमें क्या था 64वां संविधान संशोधन में था, इसकी संवैधानिक दर्जा की बात की गई, जो पंचायती राज था उसकी संवैधानिक दर्जा की बात की गई थी। और ये बिल की शुरुआत किससे वैधानिक शुरू हुई थी? 64वां संविधान संशोधन से बिल से हुई थी। 73वां मत मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये पूछ रहा है बिल की कानून वैधानिक शुरुआत कब हुई थी, तो ये 64वां होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है 1632 ईस्वी में बिहार में पटना शहर में कौन सी फैक्ट्री लगाई थी, कंपनी जो थी वो कौन सी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हो जाएगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना स्थापित कर लिया था। यदि बात कर लिया जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था बिहार में, यदि ये बिहार की स्पेस बात हो रहा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये बिहार की बात हो रही है, यानी बिहार की बात हो रही है, बिहार में ही पटना में ये आपका डच आई थी 1632 में। कब आई थी? 1632 में स्थापित की थी। और यदि बात कर लिया ब्रिटिश, तो ये आपका कब हुआ था? ये आपका कब हुआ था? तो 1664। ये आपका आपकी यदि बात कर ली जाए तो ये आपका कितना हो गई थी? आपको 1654 ईस्वी के आसपास हुई थी। कब हुई थी? 1654। ठीक है, 1654 में आपका ये आपका आई थी। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं। सॉरी, ये आपका कब आई थी? ये 1654 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, इसमें यदि बात कर लिया जाए, ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पूछ रहा है, ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ रहा है, तो ये बिहार की बात कर रही है क्या, ये बिहार की बात कर रही है, ठीक है, तो ये 1600 क्या हो जाएगा, ये आपका 1654 नहीं होगा, कितना होगा, 1654 नहीं होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, यदि बिहार में, यदि इंडिया की बात अलग होगी, ठीक है, इंडिया की बात अलग हो गई, लेकिन ब्रिटिश इंडिया यदि बिहार में पूछ रहा है, बिहार में पूछ रहा है, तो ये आपका 1651 हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 1651 हो जाएगी। यदि यहीं पे आपसे यदि पूछ ले कि डेनिश, डेनिश पे हमें कब आया था, तो ये 1774 में आया था, कितना आया था, 1774 में आसपास आया था, ये कितना में आया था, 1774 में आपके आसपास आया था, ठीक है। चलिए 1774, पुर्तगाली यदि पूछ लिया जाए कि पुर्तगाली जो आया था वो कब आया था, तो पुर्तगाली जो आया था वो सबसे पहले आया था, पुर्तगाली कब आया था, सबसे पहले आए थे, और पुर्तगाली ही आए थे, क्या आए थे, ये 1498 में आए थे, वास्को डी गामा भारत के कालीकट के आए थे, जमोरीन उसको स्वागत किए थे, ये सब आपको पता है, सब कोई को पता है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। वो व्यक्ति थे, ऐसा पुर्तगाली कंपनी मत समझे, पुर्तगाली व्यक्ति थे, कौन सा ऐसा व्यक्ति, कौन आया था सबसे पहले, तो पुर्तगाली व्यक्ति, पुर्तगाली आए थे वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, वैशिष्ट नहीं यानी विशेषता नहीं है, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का विशेषता नहीं पूछ रहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होता है कि जैसे वहाँ पे आसपास के सबको सशक्त बनाना, सबको समझाना, सभी को समुदाय को एक करना, ठीक है, लेकिन उसकी जगाना सब विश्वास के लिए, लेकिन इसमें स्वसत्ता ये भी तो हो जाएगा, लोक सहभागिता ये भी सही है, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये हो जाएगा इसका आंसर, नहीं जगाना, नहीं जगाना, लेकिन पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये आपका नहीं 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 होगा, ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ये इसका विशेषता है, ये सब इसका क्या है, ये विशेषता, ये भी विशेषता, ये भी विशेषता है, यदि इसको हटा दें तो ये भी विशेषता बन जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है जिसके कारण ये गलत हो जाएगा, ये विशेषता है लेकिन इसमें लिखा है नहीं, तो कौन विशेषता नहीं है, तो ये आपका सी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का ही मतलब होता है कि वहाँ आसपास के सबको जागरूक करें। ब्रिटिश शासन का काल में संवैधानिक विकास में कौन सा कानून के ऐतिहासिक नहीं था, ये आपका बता दिया जाए तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, ठीक है, जल्दी फटाफट हम लोग तेज करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए फटाफट करते हैं। चलिए तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 जो है, ये आपका एक बात किया जाए तो ये छुआछूत वाली बात है, जो प्रोटेक्शन था इसमें अप्रतिष्ठता का इसमें प्रावधान दिया गया, उसको अपराध माना गया, उसको अपराधित कर दिया गया, और इसको अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 17 में रखा गया, किसका अनुच्छेद, अनुच्छेद 17 में इसको रखा गया, अनुच्छेद 17 में, और ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है अप्रतिष्ठता का। ये पूछता है कि अप्रतिष्ठता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, ये भी पूछ देता है, तो ये आपका 17 में किया था, इसका छुआछूत से रिलेटेड है अप्रतिष्ठता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब हम लोग बता चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखेंगे तो जाकर शुरू से देख लीजिएगा, सब तो आपको मिल जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में संवैधानिक विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं, ये तो हो ही गया, इसमें आपका आ गया 13 नंबर पूछा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करती है, निर्वाचन आयोग की स्थापना करती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि 324, ठीक है। पूछा विच इज द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन, यानी इलेक्शन कमीशन जो होती है उसकी स्थापना कौन करती है, कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है, तो आपका 324 होता है, इसको याद रखिए, 324, 8 को साइलेंट कर दीजिएगा, 3 हो गया आगे वाला, 24 हो गया पीछे वाला, 324 हो गया इसका अनुच्छेद। यदि पूछ लिया जाए इसी में कि आपका जो ये क्या करता है, तो ये निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाता है, क्या करवाता है, निष्पक्ष रूप से चुनाव करता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को हो गया, ये सब चीज़ का जो चुनाव होता है वो इसी इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, ठीक है। इसमें से कौन होते हैं, इसमें से एक होते हैं जो मुख्य आयुक्त होते हैं, मुख्य आयुक्त होते हैं, आयुक्त होते हैं, आयुक्त होते हैं, बाकी 2 और होते हैं, 3 होते हैं टोटल इलेक्शन कमीशन में, और ये मुख्य आयुक्त कौन इसको चुनते हैं, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा चुनाए जाते हैं, राष्ट्रपति इनको चुनते हैं, ठीक है। और यदि बात किया जाए कि मुख्य आयुक्त कौन थे, सबसे पहले प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा सुकुमार सेन, सुकुमार सेन ये थे प्रथम आयुक्त थे, कौन थे, प्रथम आयुक्त थे। और यदि बात किया जाए अभी तो राजीव कुमार है, कौन है, राजीव कुमार, राजीव कुमार है वर्तमान में, वर्तमान में यदि बात किया जाए, वर्तमान में तो राजीव कुमार है, ठीक है। यदि प्रथम बार पूछ लिया जाए, प्रथम पूछ लिया जाए तो आपका ये सुकुमार सेन हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन का मुख्य आयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात किया जाए, और एक बात इसमें और देख लीजिए, इसमें एक बात और हम लोग देख लेते हैं
कि ये जो होते हैं चुनाव इलेक्शन कमीशन, इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष तक ये पद पे होते हैं। क्या जैसे इनको मिला, जैसे ज्वाइनिंग होता है तो किसी होता है कि 5 साल का होता है, लेकिन इनका 6 साल का कार्यकाल। ये इनका अधिकतम सीमा कब तक ये रह सकते हैं? ये 65 वर्ष तक इनका होता है। 65 वर्ष, सबका 60 वर्ष होता है, 60 वर्ष के बाद रिटायर, लेकिन ये 65 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। कितना वर्ष के बाद? 65 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं, ये याद रखिएगा। और 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल की यदि बात किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस अरब देश से पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था? अरब देश पूछ रहा है, कौन सा अरब देश पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात। क्या हो जाएगा इसका आंसर? संयुक्त राज्य अमीरात हो जाएगा, जो कि आपका ये बिजली लगाया था। बाराकाह में लगाया था। इसका यदि पूछ लिया जाए कि किस इसका संयंत्र का नाम क्या था, तो बाराकाह नाम था। और यदि बात कर लिया जाए कि ये कहाँ है, इसकी यदि ये अबू धाबू के शहर में है। अबू धाबू के शहर में, अबू धाबू के शहर में है। कहाँ है? अबू धाबू के शहर में है। और यदि बात किया जाए कि ये कितना मेगावाट करता है, तो 5600 मेगावाट करता है। 5600 मेगावाट करता है, 5600 मेगावाट करता है। और ये अपने संयुक्त अमीरात के लिए कितना परसेंट, तो ये 25% बिजली का उत्पादन करता है, 25% ऊर्जा का उत्पादन करता है अपने देश के लिए। ठीक है, 25%, 28 लिखा जा रहा है ना, 25% आपका ये करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी में ही, जो कि हम लोग बता चुके हैं। और अबू धाबी में ही इसका ये संयंत्र लगा था। और अबू धाबी में संयंत्र का नाम क्या था? तो ये बाराकाह नाम था इसका। बाराकाह क्या था? नाम था। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण किया था? सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण कब किया था, ये बता दी। सबसे पहले कहाँ भारत में आया था? तो ये आपका केरल में आया था, जनवरी 2020 में। ठीक है, क्योंकि 19 में तो आया नहीं था। तो ये भारत में कब पहुंचा था? जनवरी 2020 में, जो कि केरल में पाया गया। लेकिन पूछ रहा है कि कोविड की जो जांच शुरू हुई थी, वो किस हवाई अड्डा पर परीक्षण शुरू हुई थी? ये आपका हो जाएगा दिल्ली। कौन सा? दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे। कहाँ? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? ये सितंबर 2020 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 2020 में हुआ था। सितंबर 2020 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 2020 में हुआ था आपका, ये शुरू हुआ था दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे शुरू हुआ था, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये भी याद रखिएगा, दिल्ली में है। और सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है, बहुत वहाँ भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक भी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। ठीक है, 16 में पूछा राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? ये जो राफेल है, ये एक फाइटर जेट है। इसको किस भारत में किस स्टेशन पे लाया गया था, किस एयरबेस पे लाया गया था? तो ये किस वायु अड्डा पे लाया गया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, अम्बाला। यहाँ पे बी होना चाहिए ऑप्शन, लेकिन कोई बात नहीं, हमको ऑप्शन से मतलब है, चाहे सी में रहे चाहे बी में, ऑप्शन जानकारी हो जाना चाहिए। ये बी होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अम्बाला में आया था। ये आप ध्यान रखिए कि अम्बाला में आया था। और ये अम्बाला कहाँ है? अम्बाला कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा में है। हरियाणा में है, हरियाणा में है आपका अम्बाला। ठीक है, और यदि बात किया जाए कब आया था, ये 2020 में आया था। 2020 में आया था। ठीक है, 2020 में आया था राफेल। और ये हमारे मोदी जी ने इसका अथी भी मंगवाया था। और इसके बाद कर लिया जाए, बात कर लिया जाए, जिसमें फ्रेट इंजन है, इसमें राफेल की बात किया जाए तो ये फ्रेंच इंजन है, फ्रेंच इंजन इसमें है राफेल में। और यदि बात कर लिया जाए इसमें, और यदि बात कर लिया जाए कि राफेल की यदि गति के बारे में बात कर लिया जाए, गति के बारे में बात कर लिया जाए, इसकी गति के बारे में यदि बात कर लिया जाए, इसकी जो गति है, इसकी जो गति है 2222.6 यानी कि 0.6 फीट प्रति आवर है। प्रति आवर ये जा सकता है। 1 घंटा में कितना उड़ सकता है? 1 घंटा में यदि बात किया जाए तो 2222.6 फीट प्रति घंटा ये उड़ सकती है। और ये अधिकतम कितनी जा सकती है? यदि अधिकतम की बात कर दिया जाए, मैक्सिमम की बात कर लिया जाए, मैक्सिमम की बात कर लिया जाए, तो ये आपका 56,000 फीट जा सकती है। कितना जा सकती है? 56,000 फीट तक ऊपर जा सकती है मैक्सिमम। और यदि बात करें प्रति घंटा की स्पीड से बात कर लिया जाए तो 2222.6 फीट प्रति घंटा की हाइट पे उड़ सकती है। 1 घंटा में इतना 1 घंटा में आपका इतना फीट जा सकती है। और ये अधिकतम यदि जा सकती है 56,000 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बाला केंट भी एक है, याद रखिएगा, अम्बाला क्या है? केंट भी है। 17 में पूछा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या था? एंटी मिसाइल कौन था? इसका आंसर आपका रुद्रम हो जाएगा। एंटी मिसाइल का नाम होता है जिसमें मान लो, इसमें एंटी मिसाइल का मतलब होता है कि जो रडार के अंतर्गत ना है, रडार के पकड़ में ना है। ठीक है, उसी को हम एंटी बोलते हैं। ये रुद्रम था, जो कि हमारे
रडार में नहीं आता था। ये क्या है, रडार में हमारे नहीं पड़ता है। ये इसीलिए बनाया गया था कि रडार से बच जाए, यदि रडार भी है तो उससे बच के निकल जाए, उसके सपेच में नहीं आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, इससे है पीएम कुसुम योजना के उद्देश्य के बारे में बात कर लें तो वो एक सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसमें क्या था कि इसमें जो किसान हैं डीजल पे जो आश्रित हैं उनको डीजल से मुक्त करके और केरोसिन डीजल से जो अपना खेती करना चाहते तो जो उस पर निर्भर है उसको हटा के उनको पंप के माध्यम से सौर ऊर्जा के माध्यम से उसको निर्भर करने की बात की गई थी। तो देख लो इसमें आंसर में कहा है, इसमें सिंचाई के लिए किसानों को मानसून पर निर्भर ये नहीं होगा, ऋण के किसानों के लिए साहूकार निर्भरता करती है ये भी नहीं होगा, फूलों की खेती के लिए भी नहीं होगा, किसान के डी हो जाएगा, यानी कि किसान के डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके तथा पंप सेटों से और सौर ऊर्जा से जोड़ना था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यही इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि जैसे पता है डीजल पेट्रोल क्या है आपका एक न एक दिन खत्म होने वाला है, तो इसके लिए हम लोग भविष्य के लिए यदि बात करें तो सौर ही हमारे लिए है, जो कि खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये बीच में पूछा कि बिहार सरकार के 7 निश्चय निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 7 निश्चय किया था जिसमें कि आपका गली हो गया, पक्की सड़क हो गया, स्वच्छ जल हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, ये सारा चीज आपका टोटल 7 निश्चय है, जिसमें से कि बाल कल्याण है वो नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल कल्याण नहीं था। इसमें सभी परिवार को बिजली मिलना ये है, साफ पानी का ये भी है, महिला का रोजगार ये भी है, पक्की सड़कें हैं, सभी को शिक्षा देना ये भी है, ये सब क्या है टोटल 7 निश्चय है। याद रखिएगा सातों निश्चय क्या क्या था आपका, ये हो जाएगा महिला के रोजगार, साफ पानी का पीने की टांकी, सभी परिवार को बिजली की आपूर्ति, और उसके बाद पक्की सड़कें, रोज शिक्षा, पढ़ो और बढ़ो, ये कि बताया भी थे इस प्रकार से। और भी पक्की सड़कें सब 7 निश्चय में आपके आते हैं। ठीक है, लेकिन बाल कल्याण जो है वो नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि पानी टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है। ये आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट को। इसी को हम लोग नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं, नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं, नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक के लिए इसको प्रयोग करते हैं, कीट को नष्ट करने के लिए इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। और बाकी मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, नाइट्रिक सल्फेट, जब इसका एक हम लिख चुके हैं फॉर्मूला, तो आप आशा करते हैं कि आप लोग इस तीनों का भी आप लिख दीजिएगा, तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। हम लोग HW का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये हम लोग कर चुके हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, पौधे में पानी, पानी मतलब जल, तो जल किसके माध्यम से जाएगा, तो इसमें जल से क्या आपको लग रहा है, तो जाइलम, यानी कि आंसर ये हो जाएगा, इसके जाइलम के माध्यम से जल पहुंचाया जाता है। और ये जल क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है। यदि मोटर में जल टंकी चलता है तो जल क्या जाता है, मोटर से पानी क्या निकलता है, नीचे से ऊपर उठता है। याद रखिएगा, ये ऊपर की ओर परिवहन करता है, ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करती है, परिवहन करती है, याद रखिएगा, और जल लेकर जाती है। उसके बाद कर लिया ये, फिर ऐसे भी याद रखिएगा, मोटर की पानी कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, याद रखिएगा कि नीचे से ऊपर जाती है पौधे में। उसके बाद एपिटर्म हो गया, फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा यदि बात कर ली जाए, यदि फ्लोएम की बात कर ली जाए, ये खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ की बात किया जाए या फिर भोज्य का बात कर दिया जाए, ये सब जाता है इसके फ्लोएम के माध्यम से भोज्य के। अब इसको याद रखिएगा, फल, फल से भोज्य, याद रखिए, फ और फल, फल और भ पर भोज्य, यानी खाद्य पदार्थ जो भी संवहन करता है, परिवहन करता है, वो फ्लोएम के द्वारा, फल से फ्लोएम, फल से फल लेके जाता है। फल कहाँ गिरता है, तो वो नीचे गिरता है, याद रखिएगा वो नीचे गिरता है। फ्लोएम क्या होता है, नीचे के परिवहन करता है, फल नीचे गिरता है, फल से फ्लोएम, जैसे जाइलम, याद रखिए जाइलम फ्लोएम, आप तो एक ही याद रखिए तो कर लीजिएगा करके ऊपर जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में देखते हैं, तो नेक्स्ट में पूछा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे में अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, इंक्रीज नहीं करता, अवशोषित करता है, अवक्षेपण नहीं करता, अवक्षेपण मतलब ऊपर होना है, लेकिन अवशोषित मतलब लेना, अवशोषित, शोषित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, CO2। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, तो पेड़ पौधे लेते हैं, तो पेड़ पौधे अवशोषित कौन करेंगे, CO2 करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। इसका एक फार्मूला भी होता है, यदि बात किया जाए फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है C6H12O6 इंटू C6H12O6 इंटू इसका 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 6CO2 इसका फार्मूला होता है। क्या होता है,
C6H12 ये फॉर्मूला याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है और पूछता भी एग्जाम। तो फॉर्मूला ये किससे समझिए, तो प्रकाश संश्लेषण से समझिए। C6H12O6 इंटू 6H2O प्लस 6CO2, ठीक है। इसी को यदि बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय खदान के प्रबंधन के निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था, जो भारत में है खदान का प्रबंधन का जो प्रबंधक है, मैनेजमेंट है, उनकी क्या एक उद्देश्य नहीं थी, क्या इनकी ऑब्जेक्टिव एक नहीं थी। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इंडिया। फूड मैनेजमेंट का क्या एक ऑब्जेक्टिव था जो कि इसमें नहीं था, तो उसके निर्यात करने की नहीं था, क्या था, निर्यात करने, खदानों का निर्यात करना उसका उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी खदानों का निर्यात करना नहीं होगा, क्योंकि रख रखाव ये सब इसका उद्देश्य है, खदानों का वितरण भी उद्देश्य है, खरीद भी उद्देश्य है, बफर स्टॉक मतलब उसको जमा करने की भी उसका उद्देश्य है, लेकिन निर्यात करने का उसका उद्देश्य नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे में जल संवहनी उत्तक, अभी जस्ट बताएं कि जल संबंधित संवहनी मतलब संवहन करता है, प्रवहन उसमें जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा, ठीक है, जाइलम। यानी लेकिन ये तो जाइलम देते, मान लीजिए खाली दारू देता, तो ये भी ध्यान रखिएगा, दारू क्या होता है, जल होता है, दारू क्या होता है, जल होता है। इससे याद रखिएगा कि दारू भी जाइलम के अंतर्गत आता है यदि पौधे में बात किया जाए तो, ठीक है। यदि वल्कन, वल्कन की बात किया जाए तो फ्लो में हो जाएगा, वल्कन, वल्कन क्या हो जाएगा, ये आपका फ्लो में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए कि भारत माला परियोजना से भारत में निम्न में से कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है। ये कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो भारत माला से याद है कि भारत माला यानी कि जोड़ने, माला मतलब क्या होता है, जोड़ने, तो किससे हम जोड़ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा, इसमें हम लोग याद रखिएगा कि किस जोड़ रहे हैं, अभी हम लोग सड़क से, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा सड़क, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आंसर हो जाएगा। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया इज द रिलेटेड टू भारत माला प्रोजेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा 28 में निम्न में से कौन सी संरक्षणी बल की विशेषता नहीं है। संरक्षणी बल की विशेषता की यदि बात किया जाए, संरक्षणी बल की विशेषता की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा, उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा क्षय किया जाता है, या इसके द्वारा किए गए कार्य को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने का योग बना देता है, या फिर एक फेरे में राउंड में इसके द्वारा किया गया कार्य को शून्य हो जाता है, या फिर इसके द्वारा किया गया कार्य पर पथ पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी इसके द्वारा किया गया कार्य को पूरी तरीका से पुनः प्राप्त करने का योग्य बना देता है। क्या करता है, पुनः प्राप्त करने का योग्य बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो मकड़ी के जालों के बने होते हैं जो कि प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर है, वो क्या है, वे क्या है, ये रेशा है, जिसको हम लोग सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइबर को सिल्क बोलते हैं, जिसको हम लोग रेशा के नाम से जानते हैं। वो कौन सी है, तो ये मकड़ी के जाल से बनते हैं रेशा, जिसको हम लोग सिल्क बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन की होता है, आर्गन क्या होता है, तो ये एक परमाणु होता है। क्या होता है, एक परमाणु, किसी यदि परमाणु संख्या बात करें तो 18 होता है। कितना होता है, परमाणु संख्या की यदि बात किया जाए तो ये 18 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर है, जिसमें पूछ रहा है कि फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक है, इसमें से कौन सा है ऑप्शन में आपसे फैराडे स्थिरांक को रिलेट करता है, ठीक है। ये आपका एच डब्ल्यू हो गया, क्या हो गया, एच डब्ल्यू हो गया। अब लोग फटाफट इसका आंसर कर दीजिएगा, एच डब्ल्यू में इसका आंसर कर दीजिएगा फटाफट एच डब्ल्यू में, और बाकी हम इसका डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि आप लोग करते आ रहे हैं कर देंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।